तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मेरा नाम है वरुण। आपको पता तो है ही भाई, पीएससी आने वाला है अगले संडे को, ये होने वाला और हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन, जिसमें हम आयोगों के बारे में देख रहे थे। और इसमें चौथा जो चैप्टर है या चौथा जो टॉपिक है आयोगों का, जिसमें हम बात करेंगे एमपीपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा भाई, ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की यही इसी चैनल पर आपकी हो जाए। तो चले स्टार्ट करेंगे भाई। यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीएससी, एमपीपीएससी की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो हमें पता है कि संविधान के भाग 14 में, कितने में, 14th में आर्टिकल 308 से लेके 323 तक ये वर्णित है, जिसमें आर्टिकल 315 में बताया गया है दोनों चीजें जो हमने लास्ट भी डिस्कस करी थी। यूपीएससी भी इसी में बताया है और इसी में एसपीएससी भी बताया। एसपीएससी मतलब स्टेट पीएससी, और इसी स्टेट पीएससी में एक स्टेट है मध्य प्रदेश, तो एमपीपीएससी इसका नाम हो गया, जो कि 1956 में स्टैब्लिश करी गई थी। पूरी डिटेल हम जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के तौर पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ इस पूरे वीडियो में, हम बात करेंगे आयामों की या डायमेंशंस में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे पृष्ठभूमि से। ये उल्टा नंबरिंग डल गई है, कोई बात नहीं, हो जाता है। शुरुआत हम बैकग्राउंड से ही करेंगे, इसके बाद आएंगे परिचय पे। परिचय के बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, आयोग की संरचना को समझेंगे, अध्यक्ष और सदस्यों की स्वतंत्रता पे बात करते हुए आयोग के कार्य क्या हैं और उसके क्या क्या प्रशिक्षण संस्थान है जो हमें यहाँ पूछे जाने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई बिल्कुल इन सारी चीजों को एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड क्या हुआ था, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जब हमने यूपीएससी के बारे में डिस्कस किया था कि भाई बड़ी ही स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आई थी 1793 में, तब से लेके अभी तक हम बात कर लें। हाँ, तो कारण वाले कोड से स्टार्ट माना जाता है लोक सेवाओं को, और उन्हें जनक भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे प्रांतों की बात हुई 1935 में, भारत शासन अधिनियम आया 1935, और यहाँ दो भाग कर दिए गए, फेडरल पब्लिक कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन। तो बस प्रांत में लोक सेवा आयोग, जिसको प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन कहा गया था, उसी को आगे चल के क्या किया गया, बढ़ा के स्टेट पीएससी आजादी के बाद कर दिया गया। तो जनवरी 26 1950 जब हमारा संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था 1950 में गणतंत्र, तो उसी संविधान में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के सब क्लॉज 1 में क्या बताया था, हाँ, प्रांतों में भी लोक सेवाओं का गठन किया जाएगा, और इसी को बोल दिया गया स्टेट पीएससी, जिसमें यूपीएससी तो था ही और प्रांतों के लिए स्टेट पीएससी की बात करी गई थी। और इन्हीं स्टेट पीएससी में हम अपनी स्टेट मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, एमपीपीएससी की, मध्य प्रदेश पीएससी के बारे में। तो एमपीपीएससी तो कब बनेगा, मध्य प्रदेश तो नाम था ही नहीं पहले, मध्य प्रदेश तो हुआ 1956 में भैया, और भारत तो आजाद 1947 में हो गया था, और 1950 में क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। तो बल्कि इन 6 सालों में क्या कैसी चीजें हुई हैं, इस पे भी तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो भाई देखो, यहाँ पहले मध्य भारत हुआ करता था, है ना, मध्य भारत के लिए मध्य भारत आयोग नाम दिया गया। उसके बाद उस समय तक भोपाल और विंध्य क्षेत्र जो हुए करते थे, उनके लिए कोई भी, हाँ, स्टेट कमीशन ऐसा नहीं हुआ करता था। यूपीएससी ही डायरेक्टली एग्जाम कंडक्ट करा के वहां के जो बोल सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी थे वो नियुक्त कर लेते थे। ठीक है, 1 नवंबर 1956 ये वो दिन है या वो समय है या वो डेट है जब मध्य प्रदेश का हुआ था गठन, एज मध्य प्रदेश इसको कहा गया था 1 नवंबर 1956 को। तभी इसी में क्या हुआ कि जब चूंकि एक नई स्टेट बन गई है, तो बस संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 की सब क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, आदेश पारित किया, और उस आदेश को केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा दी गई। अनुशंसा के आधार पर यहां फिर राज्य में किसका, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पुनर्गठन आयोग की कौन सी धारा, 118 की सब क्लॉज 3। फिर हाँ, इसके कारण क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश पीएससी का गठन हो जाता है। चलो ठीक है, कब हुई स्थापना, ये डेट याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये पूछी जाती है, 1 नवंबर 1956। हालांकि ये मध्य प्रदेश का गठन भी है। दूसरा यहाँ पे किस आधार पे, तो संविधान के धारा 315 जो कि भाग 14 में वर्णित है, उसमें बोला गया है कि राज्यों के लिए क्या किया जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, उसकी एक धारा थी 118,
उसका सब क्लॉज 3 था, जिसके बेसिस पे आगे चल के ये पूरी की पूरी रूपरेखा तय की गई और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब भैया चूंकि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसका तो संविधान में ही वर्णन है। किसमें वर्णन है भैया? संविधान में ही वर्णन है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संवैधानिक निकाय। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश पीएससी कैसा निकाय है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक निकाय है। फिलहाल वर्तमान की बात करें तो राजेश लाल मेहरा साहब जो कि क्या है, अध्यक्ष हैं एमपीपीएससी के। याद रखिए पहले कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी वर्तमान अध्यक्ष 18वें नंबर के ये अध्यक्ष बन चुके हैं अभी 2021 में बनाया गया था, तो अभी प्रेजेंट में भी ये अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा। मुख्यालय क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में, कई बार पूछा गया कि एमपीपीएससी का मुख्यालय क्या है। इंदौर है, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, मैं तो बताऊं तो 5 बार कम से कम रिपीट हो चुका है, तो इस बार भी हो सकता है फिर से पूछ ले। फिर भी याद रखिए पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? अध्यक्ष बोल रहे हैं, चेयरमैन बोल रहे हैं एमपीपीएससी कौन? डीबी रेगे साहब। कौन थे? डीबी रेगे। ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 1 नवंबर 1956 से ये 17 सितंबर 1957 तक अध्यक्ष रहे थे, पहले अध्यक्ष मध्य प्रदेश पीएससी के। कौन? डीबी रेगे साहब। याद रखिए। वर्तमान की हमने बात कर ली है कि यहाँ पे कौन है? राजेश लाल मेहरा साहब। कौन? राजेश लाल मेहरा साहब अध्यक्ष पद पे है अभी आशित। पहली परीक्षा जो है मध्य प्रदेश पीएससी की, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कब कराई गई थी? तो 1958 में पहली बार मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। कब? 1958 में पहली बार। ठीक है, बढ़िया। अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश आयोग की नहीं बनी है पीएससी की। ठीक है, अभी सदस्यों की संख्या वर्तमान में 4 है, लेकिन जो एक्ट बना था उसमें अधिकतम 7 हो सकते हैं अध्यक्ष के बिना। ठीक है, अध्यक्ष को मिला के अभी अध्यक्ष के बिना 4 हैं सदस्य और 1 अध्यक्ष है, टोटल 5 सदस्यों की ये बॉडी है। प्रबल सिपाही साहब सचिव हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया मध्य प्रदेश पीएससी एमपीपीएससी के सेक्रेटरी कौन है भैया? तो प्रबल सिपाही साहब है, ये आईएएस ऑफिसर है। इसके अलावा डेप्यूटी सेक्रेटरी कौन है? यहाँ राखी सहाय साहब है, ये भी आईएएस ही है, आईएएस कैडर की है। ठीक है, सो राखी सहाय उप सचिव हैं। सदस्यों में बात करें तो 4 सदस्य हैं। अध्यक्ष तो राजेश लाल मेहरा है, जो याद रखना है। सदस्य में चंद्रशेखर रायकवार, रमन सिंह साहब, देवेंद्र सिंह और कृष्णकांत शर्मा, ये 4 सदस्य हैं अभी इसमें। तो टोटल 5 हो गए ना, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। ठीक, एमपीपीएससी ये सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। अब थोड़ा सा संवैधानिक निकायों के अंतर्गत आ जाते हैं, आर्टिकल 22 खेल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जहां से क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं। हमने बात करी कि ये संवैधानिक निकाय यानी संविधान में वर्णन है इसका, और संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 308 से 323 तक पूरा का पूरा 14वां भाग है, जिसमें लोक सेवाओं के बारे में भी बताया और फिर बाद में हाँ हम बात करें तो 308 से 314 तक सेवाओं के बारे में वर्णन है। ऑल इंडिया सर्विसेज हमने कल भी बात कर ली थी, 312 में ये आर्टिकल बताया है। 3 प्रकार की आईएएस, आईपीएस और फिर बाद में आईएफएस, ये 3 हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनसे क्वेश्चन सीधा बन जाता है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पढ़ना है स्टेट पीएससी लोक सेवा आयोग, ये 315 आर्टिकल में बताया गया। ठीक है, सो 315 से 323 तक हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस यहाँ करनी है। कल के हमने वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से हमने यूपीएससी के बारे में बात करी थी। अब यहाँ पीएससी की बात करेंगे, स्टेट पीएससी यानी एमपीपीएससी ऑफिशियली। ठीक है, सो आर्टिकल 315 की सब क्लॉज 1 में ही वर्णन है कि भैया राज्यों के लिए क्या होगा, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, वहां की सारे के सारे प्रशासनिक ढांचा को बनाए रखने के लिए। अनुच्छेद 316 बताता है, अलग अलग इसके सब क्लॉज हैं। पहले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और योग्यताएं बताई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनाव कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो योग्यताओं की बात करें तो ऐसा संविधान में कोई योग्यता नहीं बताई है, लेकिन आधे सदस्यों को एटलीस्ट 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए किस फील्ड में? राज्य सरकार में, जो भी इन्होंने प्रशासनिक अनुभव लिया। ठीक है, सो वो सभी लोग क्या है, बन सकते हैं या योग्य है इस पोस्ट के लिए। आगे बात करें 316 की सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, इसमें कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में बताया है। तो कुछ समय पहले तक हमने बताया राजेश लाल मेहरा साहब कार्यकारी अध्यक्ष हुआ कर रहे थे, तो वो इसी अनुच्छेद के बेसिस पे राज्यपाल महोदय ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया था। अभी फिलहाल तो अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, 316 का सब क्लॉज 2 ये बताता है पदावधि और त्यागपत्र के बारे में कि भैया कि कितनी पद की अवधि होगी। तो पद की अवधि आपको पता है कि 6 वर्षों की होगी, अधिकतम 62 वर्ष की आयु हो सकती है। आयु की अगर बात करें
दोनों में से जो पहले हो जाए वो आपका क्राइटेरिया मान लिया जाता है। त्याग पत्र के लिए आपको पता है कि जिन्होंने आपको अपॉइंट किया उन्हीं को आप त्याग पत्र देंगे, तो अपॉइंट किया राज्यपाल महोदय ने, इसीलिए त्याग पत्र भी आप राज्यपाल महोदय को ही देंगे। इसका सब क्लॉज 3 बता रहा है कि आप पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। मतलब अगर अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष नहीं बन सकते दोबारा, सदस्य हैं तो सदस्य नहीं बन सकते दोबारा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। किन किन जगहों पे क्या क्या चेंजेस हैं वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्या क्या बन सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। 317वां अनुच्छेद जो बताता है वो बता रहा है कि अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, हटाने की प्रक्रिया। तो हमने बात करी थी यूपीएससी के लिए भी कि भैया इनको सबसे पहले तो जांच कमेटी बैठेगी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज इस पे देख रेख करेंगे और फिर उसके बाद फैसला सुनाएंगे। और अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं भैया हटाया जाना चाहिए साबित कदाचार के कारण, तो बिल्कुल राष्ट्रपति महोदय हटा देंगे, बिल्कुल देर नहीं कर सकते। वैसे ही चीज यहां भी है कि हटाया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही। आधार क्या होंगे, साबित कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर, ये इनका ग्राउंड होना चाहिए। और इसमें आर्टिकल 145 जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, वो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय जांच करेगी और जांच के बाद वो फिर सलाह देगी और वो सलाह बाध्यकारी होगी, मतलब जो बोलेगी वो करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। जांच जब तक चल रही है तब तक के लिए निलंबन किया जा सकता है, सस्पेंशन किया जा सकता है, और वो सस्पेंड करने का अधिकार राज्यपाल महोदय को है स्टेट पीएससी के मामले में, ठीक है ना भाई। ये सीधे क्वेश्चन है। अनुच्छेद 317 में आगे इनको हटाने के और आधारों के बारे में भी वर्णन किया गया है। क्या आधार हो सकते हैं, एक तो आदमी दिवालिया हो जाए, बैंकरप्सी आ जाए। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि दूसरे कोई पेड वर्क करने लग जाए, आप सरकारी पद के होने के बावजूद कोई दूसरे पद पे हैं, तो वो एक समस्या हो सकती है आपके लिए। तीसरा आपकी अक्षमता, डिसेबिलिटी, मानसिक और शारीरिक अक्षमता भी एक प्रूवन बिहेवियर हो सकता है या अन्य ग्राउंड हो सकते हैं इसको हटाने के आपको। कदाचार, एक साबित कदाचार जो है, जो टर्म है कदाचार, उसमें क्या कहलाता है। कदाचार को बताया है कि इन्होंने किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ करार कर लिया या फिर राज्य सरकार में या भारत सरकार की किसी और संविधाओं पर ये वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो ये गलत हो जाता है, जिसके बेसिस पे आपको साबित कदाचार मतलब कदाचार का दोषी ठहराया जाता है और वो साबित हो जाता है तो उसको साबित कदाचार कहते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 318 पे आ जाते हैं। यहाँ ये आर्टिकल बता रहा है कि भैया इनकी क्या सेवा शर्तें होंगी अध्यक्ष और सदस्यों की। तो भाई साहब साफ सुथरे तौर पर इनकी सदस्य संख्या, वेतन आदि के बारे में सारी जानकारी है। राज्यपाल महोदय ही सेवा शर्तों में चेंज कर सकते हैं, है ना, और वो होगा राज्य विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है। सो ये भी याद रखना है। आर्टिकल तो 318 में जो सदस्यों की बात करी हुई है उसके लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट बनाया गया था, कंडीशन एंड सर्विस एक्ट रेगुलेशन 1973 में। उसके आधार पर कहा गया था कि अधिकतम 7 हो सकते हैं इस आयोग में सदस्यों की संख्या, और ये कई बार पूछ लिया जाता है इसलिए आपको पूछना है, ठीक है। इसके सेक्शन 3 में ये मैक्सिमम लिमिट बताई गई थी मेंबर्स की 7, ठीक है। वेतन की बात करें तो इनकी जो वेतन है वो भाई साहब आपकी अलग अलग डिपेंड करता है क्या कैसा है। चेयरमैन बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड रेवेन्यू के बराबर आपकी जो भाई रेवेन्यू बोर्ड है उसके अध्यक्ष के बराबर अध्यक्ष की सैलरी होगी, और जो सदस्य हैं वो सदस्यों के बराबर सदस्य की सैलरी होगी। ऐसा बोल सकते हैं हाईकोर्ट के अध्यक्ष और सदस्यों के जितनी आपकी वेतन होती है कोई लगभग 2.25 लाख और 2.35 और 2.25 के करीब होती है, या 2.25 और 2 लाख के करीब ये इनकी वेतन होती है, ठीक है। चलिए 319वां अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें, इसमें बोला गया है आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की पुनर्नियुक्ति के बारे में। अब पुनर्नियुक्ति हमने अभी डिस्कस किया था कुछ समय पहले कि अगर कोई आयोग का अध्यक्ष है तो दोबारा उसी आयोग में अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकता। मतलब अगर वो मध्य प्रदेश पीएससी के अध्यक्ष हैं तो दोबारा वो मध्य प्रदेश पीएससी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वो यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष जरूर बन सकता है, ये याद रखिएगा, लेकिन उसी पद पे नहीं रहेंगे। अगर कोई सदस्य है एमपीपीएससी का तो दोबारा सदस्य नहीं होगा, वो दूसरे स्टेट पीएससी का सदस्य हो सकता है या अध्यक्ष हो सकता है, या यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष हो सकता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन सेम उसी पद पे दोबारा नहीं हो सकते। तो क्या क्या ऑप्शन है आप देख लें स्टेट पीएससी के लिए। या तो कोई व्यक्ति अध्यक्ष होगा और उसके अलावा सदस्य हो सकते हैं, तो 2 ही ऑप्शन है। तो अगर कोई अध्यक्ष है तो अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे, उसी में अध्यक्ष नहीं बनेंगे एमपीपीएससी में, ठीक है, और ना ही उसी के सदस्य बनेंगे, नहीं, वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, किसी दूसरी एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। अध्यक्ष है ना तो अब सदस्य नहीं बनेंगे क्योंकि भाई छोटा पद हो जाएगा ना, तो दूसरे एसपीएससी के अध्यक्ष जरूर बन सकते हैं। वैसे ही अगर सदस्य हैं तो वो भैया यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का सदस्य, अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य बनाए जा सकते हैं,
ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको रखने हैं दिमाग में, ये पूछे जाते हैं। 320वां आर्टिकल क्या बता रहा है, इनके कार्यों के बारे में, लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो अब सी बात है कि इसमें दोनों के कार्य बताए हैं, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। यूपीएससी के तो हमने कल बात कर ली थी, अभी स्टेट पीएससी की बात करें, इनको क्या करानी है, हाँ अपने राज्यों में सेवाओं के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी नियुक्ति करवानी है, ये इनका कर्तव्य है, कार्य है। 320 के सब क्लॉज 2 बताते हैं कि भैया राज्यों की संयुक्त सेवाओं यूपीएससी में नियुक्ति के लिए सहायता यूपीएससी करेगा, ठीक है ना भाई, ये जरूरत पड़ी तो। तीसरा सब क्लॉज बता रहा है सलाह दे सकते हैं, किस किस पे, अगर भैया सिविल सेवा के नियम बनाने हो तो परीक्षा प्रणाली के बारे में, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि के बारे में, ये यूपीएससी वगैरह करेंगे और स्टेट पीएससी स्टेट के लिए करेंगे, ठीक है। पांचवा जो सब क्लॉज है ये बताता है राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा नियम जो बनाए गए हैं 14 दिनों के भीतर उसको विधायिका में रखना चाहिए, विधायिका के समक्ष रखे जाएंगे और फिर वो अपना फैसला सुनाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन डिपेंड कर रही है, राष्ट्रपति महोदय मतलब यूपीएससी की बात चल रही है और राज्यपाल महोदय मतलब एसपीएससी की बात चल रही है, स्टेट पीएससी की बात चल रही है, ठीक है। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार, कैसे क्या कार्य जो है उनका विस्तार कौन कर सकता है, तो आपको पता ही है संसद कर सकती है यूपीएससी के लिए, और राज्य की विधानमंडल कर सकते हैं स्टेट पीएससी के लिए आपके कार्यों के विस्तार के लिए। कोई भी कार्यों का विस्तार इनके माध्यम से होगा, संसद को वो बनाने पड़ेंगे ना रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अलावा यूपीएससी के व्यय आपको हमने कल ही डिस्कस किया था कि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं राज्यों के जो, हाँ राज्य पीएससी एसपीएससी है उनकी राज्य की संचित निधि पर उनके सारे व्यय भारित होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इसको भी याद रखना है, हमने कल डिस्कस यूपीएससी पे तो कर ही लिया था। चले लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों की बात करें तो भैया सबसे पहले यूपीएससी की रिपोर्ट हमने बात करी थी कि राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगी और राष्ट्रपति महोदय उसको प्रतिवर्ष संसद के पटल पर रखेंगे, लेकिन आज हम बात किसकी कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की। तो राज्य लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल महोदय के पास जाएगी और वो प्रतिवर्ष उसको राज्य की विधानमंडल में रखेंगे पटल पर। तो ये याद रखना है, राज्यपाल महोदय राज्य विधानमंडल के प्रतिवर्ष पटल पर रखेंगे। और यूपीएससी के लिए तो हमने बात कर ही ली थी राष्ट्रपति महोदय, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। चलो इनकी संरचना की बात करें स्पेशली एमपीपीएससी के बेसिस पे, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। कितने होंगे, 4 सदस्य, अधिकतम 7 हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। सदस्यों की संख्या संविधान में तो नहीं बताई है, लेकिन इसके लिए राज्यपाल महोदय ही सारी सदस्य संख्या निर्धारित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा सदस्य नियम 1973 के अनुसार अधिकतम संख्या हमने डिस्कस करी है 7 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 7। ये कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं इसलिए हमने डिस्कस किया है। चौथी चीज यहाँ पे 316 अनुच्छेद का सब क्लॉज पहला है, इसमें बताया है कि राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं उसके सदस्य और अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल महोदय ही उनकी नियुक्ति करेंगे। फिर इसके अलावा सब क्लॉज 1 का भी ए सब क्लॉज है जिसमें बताया गया है कि हाँ कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। अब वो यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति करेंगे और स्टेट पीएससी के लिए राज्यपाल महोदय करेंगे, ठीक है, बढ़िया। आर्टिकल 316 का सब क्लॉज 2 बता रहा है कि त्याग पत्र किसको दिया जाएगा, जो नियुक्त करेगा राज्यपाल महोदय। सब क्लॉज 2 के अनुसार पदावधि भी 6 वर्ष या 62 साल जो भी पहले हो वो मान्य की जाएगी, याद रखिएगा स्टेट पीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए 65 साल है, ठीक है। चलिए 317 का सब क्लॉज है, ये बोल रहा है कि भैया हटाएंगे कैसे, तो हटाने की प्रक्रिया यूपीएससी के लिए हमने बात कर ली थी, राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे और राज्यों के लिए भी राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे, लेकिन जब तक हाँ जांच चल रही है तब तक निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल महोदय को है, बढ़िया। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 317 के सब क्लॉज 2 पे, तो भैया निलंबन का अधिकार किसको है, राज्यपाल को, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तीसरा सब क्लॉज बता रहा है कि और कौन कौन से आधार हो सकते हैं किसी भी यूपीएससी चाहे स्टेट पीएससी के सदस्य अध्यक्ष को हटाने के। तो आपने बात कर ही ली थी कि वो दिवालिया हो, कोई और वैतनिक कार्य कर रहे हो, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम्य हो, अक्षम मतलब क्षमता नहीं हो, तो उनको इन बेसिस पे भी हटाया जा सकता है। सदस्यों की योग्यता का निर्धारण क्या है भैया, संविधान में नहीं की गई है, हमने बात करी थी, लेकिन योग्यताओं के लिए बताया है कि आधे सदस्य क्या हो, एटलीस्ट 10 वर्षों का अनुभव इनको हो चुका हो प्रशासनिक कार्यों का, तभी जाके ये अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए स्वतंत्रता की बात, जैसे हमने कल बात करी थी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की स्वतंत्रता, मतलब उनको कुछ अधिकार तो मिला नहीं तो वो कैसे काम करेंगे, तो इनको स्वतंत्रता कैसे दी गई है, इनकी पद की सुरक्षा
करके पदावधि, यानी कि एक बार डिसाइड हो गया कि 6 साल और 62 वर्ष ही रहेगी, तो अब आपकी नियुक्ति के बाद वो बदलेगी नहीं। समझ रहे हैं ना, 5 साल नहीं करेंगे, अगले बार नहीं हटाएंगे जब तक कोई वैलिड रीजन मिला तो, ठीक है। उसके अलावा आपको हटाया नहीं जा सकता, ये सच्चाई है, तो डर नहीं है किसी चीज का। दूसरी चीज है, अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल के बाद उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं की जाएंगे, तो भी डर नहीं है कि भाई हमने जो काम कर लिया अगली बार दिक्कत हो सकती, परेशानी हो सकती, तो भी ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो आपको याद रखना है। फिर भैया इनके कार्यकाल की बात करें, हाँ, तो कार्यकाल के बाद राज्य सरकार के किसी भी और दूसरे कार्य नहीं किए जाएंगे, मतलब किसी और दूसरे आयोगों में नहीं जा सकते। इसके अलावा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 318 बता रहा है अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा, या तो राज्यपाल महोदय राज्यों के लिए और राष्ट्रपति महोदय संघ के लिए, ठीक है, और उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर पाए सदस्य और हाँ अध्यक्ष महोदय। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और किसी और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। अध्यक्ष और आयोगों के वेतन भत्ते इत्यादि जो है, हम चूंकि स्पेसिफिक बात कर रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग की, तो राज्य की संचित निधि पर ही वहन किए जाएंगे, भारित होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार आपका ये क्वेश्चन। चले, क्या क्या काम है आयोग के, तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो राज्य सरकार राज्यों में जितनी भी नियुक्तियां हैं उनके लिए परीक्षा का संचालन करने का काम किसका है, एमपीपीएससी का है राज्यों में, मतलब मध्य प्रदेश राज्य में एमपीपीएससी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का है, ठीक है। हाँ, और ये करवा भी रहे हैं अभी, इसीलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया। दूसरा काम है राज्यपाल के द्वारा निर्देशित और कोई भी विषय है उस पर सलाह देने का कार्य भी किसका है, राज्य लोक सेवा आयोग का। हर साल राज्यपाल महोदय को क्या किया जाएगा, रिपोर्ट जो भी है प्रतिवेदन के रूप में पेश करना, ताकि वो हाँ राज्यों के विधानमंडल में प्रतिवेदन पेश कर पाए। राज्य लोक सेवा आयोग से और भी बहुत सारे मामलों पर सलाह ली जा सकती है, जैसे कि लोक सेवकों की निंदा, अनिवार्य सेवा निवृत्ति आजकल जो चलने लगी, पद मुक्ति या बर्खास्तगी। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी अन्य कार्य सौंपे जाएं उन पे भी काम करना किसका है, ये अधिकार है या कार्य है किसका, राज्य लोक सेवा आयोग का। बढ़िया। अभी ये जो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, बहुत सारी प्रशिक्षण एकेडमीज हैं जहां पर प्रशिक्षण करवाया जाता है, और टॉप लेवल से लेके हमारी स्टेट लेवल की। सबसे इंपॉर्टेंट लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, लवासना का नाम आपने सुना होगा, यूपीएससी के जितने एस्पिरेंट हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कुछ लगाए ना लगाए लवासना का जरूर चित्र लगाते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी है, ये सबसे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है हमारे देश का। इसकी स्थापना 1959 में मसूरी में करी गई थी। मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में एस्टैब्लिश्ड है, और यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, इनका नाम बाद में परिवर्तित किया गया था 1948 में। माउंट आबू में, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है, याद रखिएगा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित किया गया था, और उसका नाम बाद में बदल दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका नाम कोहली समिति के सिफारिश पर बदला गया था, वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, और यह फिलहाल गृह मंत्रालय के अधीन है, यह भी याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। बढ़िया। इसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी, ये फॉरेस्ट अकेडमी ऑफ इंडिया है, ठीक है। 1938 में स्टैब्लिश करी गई थी, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में ये स्टैब्लिश है, और 1987 में नाम चेंज कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के नाम पे। सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी इनको नामित कर दिया गया था। इस अकेडमी को पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन यह मंत्रालय मतलब अकेडमी जो है वर्क कर रही है। इसके अलावा विदेश सेवा संस्थान है जो सब IFS फॉरेस्ट सर्विसेज वाले लोगों के लिए, मतलब सब कैंडिडेट्स के लिए। 1986 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली स्थान पर विदेश सेवा संस्थान की स्थापना करी गई थी, और ये अब सारे IFS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं। RCVP नरोदा प्रशासनिक अकेडमी भोपाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये PSC के सारे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे PSC में, उसके बाद यही आपकी हाँ प्रशिक्षण होता है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान कहलाएगा, और यह भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसके अलावा अगर आप एसपी बन जाते डीएसपी बन जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी सागर में है, जो कि आपको पुलिस का प्रशिक्षण करवाएगी। सबसे प्राचीन प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है ये। 1906 में स्टैब्लिश किया गया था पुलिस स्कूल के रूप में, और 1936 में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में इसको परिवर्तित किया गया, और फाइनली 1986 में नाम जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे इसको कर दिया गया पुलिस एकेडमी सागर में। तो ये सारी की सारी प्रशिक्षण संस्थान भी है जो कि भारत और मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भैया ये टोटल पूरी हमने डिस्कशन कर लिया एमपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो भाई मुझे लगता है पूरा रिवीजन आपका हो गया होगा। अब मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले आयोग के साथ, जो कि मुझे लगता है कैग है, और मेरे ख्याल से कैग पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप चाहें तो पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें कैग हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ फिर बार बार डबल रिवाइज हो जाएगी, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आई थिंक उसके आगे पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।